2008 में सीपी जोशी साहब और 2018 में गजेंद्र सिंह शेखावत जी। तो मैं सबसे पहले शेखावत साहब आपके पास आ रहा हूं और शेखावत जी आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि राजस्थान में जिन ताकतों से आपको अभी मुकाबला करना पड़ रहा है उसमें जाहिर तौर पर कांग्रेस आपके सामने है। नई पार्टियां कुछ बनी हैं, कुछ पुरानी पार्टियां जो तीसरी ताकत बनने की राजस्थान में कोशिश करती रही हैं, वो भी है। आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, रालोपा आ गई है, भारत वाहिनी आ गई है। लेकिन ये जो सामने आपको अपने प्रतिद्वंदी दिख रहे हैं, इसके अलावा एक अदृश्य ताकत से और आपको लड़ना पड़ रहा है और वो है परसेप्शन एंटी इनकम्बेंसी का। यहां जो ट्रेंड एक बना रहा है हर 5 साल में सरकार बदलने का, ऐसा माना जा रहा है कि ये अवधारणा तोड़ पाना भाजपा के लिए एक चुनौती बनी हुई है, बाकी जो तामझाम आपका सियासत का है उसके अलावा। धन्यवाद जेपी साहब। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पहले तो न्यूज़ 18 को कि आपने हमको अवसर प्रदान किया अपनी बात आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान के श्रोताओं और देश भर के श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए। और विशेष रूप से प्रासंगिक इसलिए भी हो जाता है कि राजस्थान का चुनाव केवल राजस्थान के लोगों के लिए नहीं, इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे हॉट चुनाव है। जहां तक आपके प्रश्न का संदर्भ है, पिछले लगभग 3 दशक से राजस्थान में चेंज ऑफ गवर्नमेंट, चेंज ऑफ गार्ड्स हर 5 साल में होता है। लेकिन इससे पहले हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि 90 और 93 में भारतीय जनता पार्टी की 2 बार लगातार सरकार बनी थी और उससे पहले कांग्रेस की कई बार लगातार सरकारें बनती रही है। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने केंद्र में जो काम किया है और जो माननीय वसुंधरा जी की सरकार ने राजस्थान में जिस तरह से काम किया है, सर्वस्पर्शी लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हमने जिस तरह से आम मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया है, ऐसे देश और प्रदेश के लोग जिनके जीवन में परिवर्तन लाने की चिंता कभी किसी सरकार ने नहीं की थी, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास जो है काम किया है और सफलतापूर्वक किया है। निश्चित रूप से इस बार चुनाव जो है मतदान विकास के एजेंडे पर होगा, न कि इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी की बात पर। चलिए ठीक है, विकास के मुद्दे पर आप जनता के बीच जा रहे हैं। सीपी जोशी साहब, ये एंटी इनकम्बेंसी वाली बात जब भी उठती है तो कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं इसमें हवाला आता है। ये कहा जाता है कि पहले साल में तो आमतौर पर कोई भी विपक्षी दल उतना सक्रिय नहीं होता, लेकिन कांग्रेस जितना सक्रिय 5वें साल में जाकर देखी है उतना तीसरे चौथे साल में नहीं थी। और एंटी इनकम्बेंसी पर आपका काफी कुछ दारोमदार टिका हुआ है। ये इस हवाले से कहा जाता है कि 6 महीने 8 महीने पहले जो लोकसभा के उपचुनाव हुए थे उसमें बड़े नेता प्रदेश के जो थे, जिनकी परंपरागत सीट थी, वो उन सीटों से उतरने से बच रहे थे। तो ये समझा जाता है, परसेप्शन की बात है, जैसा एंटी इनकम्बेंसी का परसेप्शन मैंने कहा। तो ये अवधारणा बनाता है कि आपको भी इसका अंदाजा 5वें साल में जाकर हुआ कि हम जीत भी सकते हैं, हम राजस्थान में वापसी कर भी सकते हैं सत्ता में, और इस वजह से आपने पूरी ताकत लगाई एंटी इनकम्बेंसी पर। चूंकि आपका दारोमदार अब आकर टिक गया है 5वें साल में, अब आपको भरोसा हो गया है। राजस्थान का पिछले 5 साल का, सर थोड़ा नजदीक रखिए उसको। राजस्थान का पिछले 5 साल का जो सरकार का गवर्नेंस है, उसका मापदंड बाई इलेक्शन है। वसुंधरा जी की सरकार के बाद जितने बाई इलेक्शन हुए, उन बाई इलेक्शन के परिणामों को ठीक ढंग से देखने की आवश्यकता है। बाई इलेक्शन पहले हुए 3 बाई इलेक्शन कांग्रेस ने जीते, अभी 2 पार्लियामेंट के और एक असेंबली का चुनाव हुआ, उन्हें कांग्रेस ने जीते। जितने बाई इलेक्शन राजस्थान में हुए हैं, उन बाई इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस की तुलना करें तो कांग्रेस ने बहुत ज्यादा बाई इलेक्शन जीते हैं। 2018 में, 2018 के पहले भी, 2018 के पहले इलेक्शन हुआ था बेर में, वहां भी कांग्रेस पार्टी जीती थी। 2000 अजमेर के बाई इलेक्शन हुआ था, वहां भी कांग्रेस जीती थी। 3 बाई इलेक्शन जो हुए हैं, 2017 में धौलपुर में भी हुआ था, धौलपुर में भी हुआ। पहले के आंकड़े अगर मैं सही हूं, अच्छा याद दिलाया गजेंद्र सिंह जी ने। हाँ। धौलपुर के बाई इलेक्शन में बीएसपी के उम्मीदवार की वाइफ को टिकट दिया, बीजेपी चुनाव नहीं जीती है। दूसरे के बोरोड इलेक्शन के ऊपर अपनी क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो फिर आरएसएस का जो अपने पन्ने की बात करते हैं, वो बात का कोई महत्व नहीं है। इसलिए राजस्थान को सही संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी, बिकॉज इफ यू सी दी असेंबली इलेक्शन रिजल्ट,
45% वोट बीजेपी का था, 33% कांग्रेस का था। पार्लियामेंट में 55% वोट बीजेपी का था, 30% कांग्रेस का था। ये इतनी बड़ी गैप होने के बाद लोकसभा के जो 2 चुनाव हुए और मांडल का बाई इलेक्शन हुआ है, वो इस बात का प्रतीक है कि 20% का आपका जो मार्जिन है, उसके बाद भी कांग्रेस जीती है। सभी 8 असेंबली सेगमेंट अजमेर में, 8 सेगमेंट पूरे अलवर के अंदर और मांडल में। माननीय गजेंद्र सिंह जी को ये याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक विधानसभा क्षेत्र में, चाहे अलवर की हो, चाहे अजमेर की हो, चाहे मांडलगढ़ की हो, अलग अलग कास्ट के लोगों को बुलाकर उन्होंने पूरा दिन खराब किया वहां पर और चर्चा की उनके बाद। और उनकी इतनी पन्ने की बात करना, उनके ऊपर हर जगह उनके कार्यकर्ता, आरएसएस का कमिटमेंट, और उसके बाद इतना बड़ा परिणाम आया है, ये इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान में बहुत स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी की वेव चल रही है, जिसको रोकना न गजेंद्र सिंह जी के बस में, न वसुंधरा जी के बस में और न मोदी जी के बस में। परिणाम बिल्कुल एक तरफा आएगा। सर, उपचुनाव का आपने जो हवाला दिया, आपके अपने अपना तरीका है उपचुनाव के नतीजों को देखने का। मैं मीडिया के लिहाज से बताऊं तो मेरा अनुभव यह है कि धौलपुर में जब उपचुनाव हो रहे थे तो दोनों तरफ से कहा जा रहा था कि ये जनमत होगा, ये जनता क्या चाहती है आज की तारीख में, जनता की नब्ज क्या कहती है, ये होगा। चुनाव के बाद में कांग्रेस ने इसको मानने से इनकार कर दिया। इसी तरह जब लोकसभा के उपचुनाव हो रहे थे तब भी यही बात कही जा रही थी, लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आए तो फिर भाजपा ने इसको मानने से इनकार कर दिया। तो ये अपनी अपनी सहूलियत की बातें हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं सीपी जोशी साहब कि ये जो असंतोष की बात आती है, पार्टी का जो अंदर असंतोष है, जो अमीश भाई अभी पूर्व के जो वक्ता है उनसे सवाल किया उन्होंने, पार्टी में 3-4 साल हो गए तब से लगातार ये बात उठ रही है कि पार्टी का चेहरा कौन। आप जो 4-5 पार्टी के दिग्गज चेहरे हैं, बड़े चेहरे हैं, उनके बीच में तुलना होती रही है और आप लोग बहुत संतुलित तरीके से बड़ापन दिखाते हुए इस विवाद को ढांपने की कोशिश करते रहे हैं। टिकटों में जो देरी हो रही थी तब भी लगातार चर्चा यही थी कि इसी वजह से देरी हो रही है कि किसकी चले, कौन अपने लोगों को टिकट दिलवा पाए, कौन दूसरे आदमी के टिकटों को कटवा पाए। इसको आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर लिया और बाहर इस कोई बात नहीं आने दी। लेकिन बीकानेर में जो हुआ उसके बाद आपको लगता है कि यह कहना आपके लिए मुश्किल हो गया है कि सब कुछ ठीक ठाक है, पार्टी में किसी तरह की खींचतान नहीं है। बीकानेर में जो हुआ उसके ऊपर आपका क्या कहना है जोशी जी? कांग्रेस और बीजेपी की जो स्ट्रक्चरल ताकत है उसको समझने की आवश्यकता है। बीजेपी एक केडर बेस्ड पार्टी है, केडर बेस्ड पार्टी का अपना काम करने का तरीका अलग होता है। कांग्रेस एक मास बेस्ड पार्टी है, उसका काम करने का तरीका अलग है। जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाते हैं तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपनी विनेबिलिटी को एश्योर करें, और जब विनेबिलिटी को एश्योर करते हैं तो पहली बार बीकानेर में नहीं हो रहा है। इसके पिछले चुनाव में भी हमने भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए थे उनको कांग्रेस का टिकट दिया, गोविंद जी इनके साथ एमएलए थे उनको टिकट दिया। तो हमारी पार्टी में जो हमारी पार्टी की स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को जानते हुए चुनाव जीतने के लिए क्या आवश्यक कदम है वो आवश्यक कदम उठाते हैं और उसी का परिणाम आपको बीकानेर में नजर आता है। कोई अनोनी चीज नहीं है। केडर बेस्ड पार्टी के अंदर जो चीजें होती है, क्या ये याद नहीं है कि कटारिया जी जो डिसिप्लिन पार्टी के एक आदमी थे और जब वो बीकानेर में गए तो उन्हीं के पार्टी के जो गोपाल जी सदस्य थे उन्होंने कटारिया जी के साथ क्या व्यवहार किया, वो ज्यादा चिंतनीय विषय बनस्पत की कांग्रेस की चर्चा करने के संबंध में। कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, इसमें कांग्रेस में होना कोई अनोनी नहीं है। मतलब सहजता से, कितनी सहजता से सीपी जोशी साहब ने स्वीकार किया। देखिए, मैं मानता हूं, राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते मानता हूं कि एक विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे लोकसभा क्षेत्र हो, चाहे नगरपालिका के क्षेत्र हो या और कोई भी चुनाव का क्षेत्र हो, अनेक कार्यकर्ता इस अपेक्षा के साथ में, इस आकांक्षा के साथ में मेहनत करते हैं, काम करते हैं, वर्षों तक परिश्रम करते हैं, संपर्क करते हैं, अपने संपर्कों का विस्तार करते हैं कि मेरी पार्टी मुझे मौका देगी। पार्टी के पास में विभिन्न समीकरणों के बाद साथ में चुनाव, जिसमें एक सीपी जोशी साहब का विनेबिलिटी भी हो सकता है। मुझे समझ में नहीं आता कि यशपाल गहलोत बेचारा बीकानेर वेस्ट में विनेबल था, फिर बीकानेर ईस्ट में विनेबल था और यकायक रात को अनेबल हो गया विनेबल से। लेकिन इन सारे पैरामीटर्स पे होने के बाद में भी लोकतंत्र में यह अधिकार जनता ने, मैं सारे लोग बैठे चाहे किसी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता के हों, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो यहां उपस्थित लोग हैं उनसे और जो आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश भर में जो लोग देख रहे हैं उनसे, कि लोकतंत्र में यह अधिकार किसने दिया है कि यदि आपकी पार्टी आपका प्रत्याशी के रूप में वर्ण न करे, उसके चाहे कोई भी कारण हो, चाहे वो आप किसी के प्रति प्रतिबद्धता, किसी नेता के प्रति प्रतिबद्धता, किसी नेता की नाराजगी, जो कोई भी कारण हो आपको चुनने और ड्रॉप करने के, या किसी नेता की मनमानी,
और मुझे लगता है सीपी जोशी साहब से ज्यादा तो इस बात को कोई भी नहीं समझ सकता कि इनके ड्राइवर को एक वोट से इनके सामने जिता दिया, जिसने रिमोट कंट्रोल में बैठ करके, मारवाड़ में बैठ करके, मेवाड़ में। ऐसी परिस्थिति में किसने यह अधिकार दिया है कि वो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाए? किसने यह अधिकार दिया है कि पार्टी के लोग मिलकर के और पब्लिक के जो है वहां आग लगाएं? किसने यह अधिकार दिया है कि इतने सीनियर नेता के लोग अनकंट्रोल होकर के रेल को रोकें, सारे शहर को रैंसम पर दें? इसका जवाब देना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियां पैदा करने वाले लोग कौन हैं, और ऐसी परिस्थितियां पैदा करने वाले लोग जो शासन में आने से पहले इस तरह की परिस्थितियां पैदा कर रहे हैं, क्या राजस्थान की जनता उनको स्वीकार करेगी? मेरे हिसाब से प्रश्न ये होना चाहिए। जोशी जी, प्रश्न ये नहीं होना चाहिए, प्रश्न ये होना चाहिए, हम कह रहे हैं कि हमारी मास बेस्ड पार्टी है, आपकी केडर बेस्ड पार्टी, लेकिन मास बेस्ड पार्टी को, मास को देखिए सीपी जोशी साहब, यही मैं आपकी बात को, मैं आपको इंटरव्यू नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इंटरव्यू नहीं, मैं आपको मेरी बात सुनिए सीपी जोशी साहब, मैं आपको यह निवेदन कर रहा हूं कि मास बेस्ड पार्टी होने के बाद कारण से यह अधिकार किसी ने नहीं दिया। बोल सकता हूं, या तो आप बोले मुझे बोलने दे, मैंने आपको इंटरव्यू नहीं, फरमाइए, आप फरमाइए, मैंने आपको इंटरव्यू नहीं किया। आपको ज्यादा चिंता इस बात की करनी चाहिए कि पार्टी डिसिप्लिन है। सुरेंद्र जी गोयल जी बहुत टेस्टेड आदमी थे, जिनको लंबे समय तक मंत्री बनाया, वो उन्होंने आज क्या बिहेवियर किया, इसकी चिंता नहीं है। बीकानेर में क्या हुई, इसलिए लोकतंत्र में खतरा है, इसे ध्यान रखने की जरूरत है। अरे ज्यादा जरूरत इस बात की है, जो डिसिप्लिन कमिट पार्टी है, जिसके केडर बेस का लंबे समय तक मंत्री रहा, 6-6 बार का एमएलए रहा, वो रिवोल्ट करता है, उसके बारे में कोई तकलीफ नहीं है। कांग्रेस में एक घटना हो गई बीकानेर में, इसलिए लोकतंत्र बहुत खतरे में। ये याद रखने की जरूरत है गजेंद्र सिंह जी, हमारी पार्टी में नेता बनने में संघर्ष करना पड़ता है। आपकी पार्टी में खाली आरएसएस का लेबल लेना पड़ता है कि गजेंद्र सिंह जी नेता ठीक है, मदन जी नेता ठीक है। हमारी पार्टी में सरल मामला नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एमएलए का टिकट हो, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश का अध्यक्ष का पद हो, ये लेना कोई सरल काम नहीं है। बीजेपी में केवल मात्र आरएसएस का लॉयल्टी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें गजेंद्र सिंह जी अध्यक्ष बन सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हमारी पार्टी में संभव नहीं है। चलिए, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब इस देश के 14 साल तक एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो टेस्टेड थे, उन्होंने अपना प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड था, सब कुछ होने के बाद में इस देश में प्रधानमंत्री बने थे और चुनौती के साथ में बने थे, और 30 साल बाद में इस देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसलिए मुझे लगता है कि उनका तो नाम लेने के भी परिस्थिति नहीं है। लेकिन मैं इसी प्रश्न के बीच में एक छोटा सा कमेंट अपना और करना चाहता हूं। सुरेंद्र गोयल साहब बेशक चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक क्षेत्र में अनेक कार्यकर्ता काम करते हैं और लगभग समकक्ष लोगों में से किसी एक का शायद पार्टी चुनाव करती है। किसी को टिकट देना न देना, उसको कितने साल तक मौका देना, कितने टर्म तक मौका देना, यह पार्टी का तय करने का प्रश्न है। उसके बाद में पार्टी के साथ में बने रहना या न बने रहना, यह शायद व्यक्ति पर निर्भर हो सकता है। लेकिन टिकट न देने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, एक दूसरे की दुकानों में आग लगाना और शहर को रैंसम पर लेना, मेरा प्रश्न यह था, शायद सीपी जोशी साहब समझ नहीं पाए कि मैं जो है यह अधिकार किसने दिया। आपको यह अधिकार, निश्चित रूप से यह अधिकार है कि जो व्यक्ति का जो है संवैधानिक अधिकार है कि यदि पार्टी उसका वर्ण न करे, चयन न करे और वो अपना रास्ता खुद चुने, यह संवैधानिक अधिकार हो सकता है। लेकिन सीपी जोशी साहब, ये संविधान ने अधिकार नहीं दिया है कि आप पॉलिटिकल पार्टी वर्ण न करे तो आप शहर को रैंसम पर ले लें और आग लगा दें। गजेंद्र सिंह ने बहुत अच्छी बात कही। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री है, लॉ एंड ऑर्डर इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा और कांग्रेस के बारे में कह रहा है। यदि कोई लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ले तो कार्रवाई करनी चाहिए। किसने रोका था, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। पर एक बात मैं और विनम्रता से कहना चाहता हूं गजेंद्र सिंह जी, क्या रमन सिंह जी 3 बार के चीफ मिनिस्टर नहीं थे? क्या शिवराज सिंह जी 3 बार के चीफ मिनिस्टर नहीं थे? 11 में से 10 सीटें 3 बार रमन सिंह जी जिता के लाए हैं। नरेंद्र मोदी जी 3 बार प्रधानमंत्री होने के बाद भी 25 में मंत्री होंगे, 3 बार मुख्यमंत्री होने के बाद भी 25 सीटों में कभी भी भारतीय जनता पार्टी को वहां पर 20 सीटें नहीं मिली है। 15 सीटें मिली है, 14 सीटें कांग्रेस को भी मिली है वहां पर। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री काल में। ये तो आरएसएस थी, जिस आरएसएस ने शिवराज सिंह जी जिसको अडवाणी जी पसंद करते थे, उनकी जगह मोदी जी को उम्मीदवार बना दिया। ये कांग्रेस पार्टी में नहीं होता कि रिमोट कंट्रोल से कोई पार्टी चला हुआ है। कांग्रेस पार्टी में संघर्ष करके आदमी आगे बढ़ता है। आपके यहाँ आरएसएस में काम करने के बाद आगे बढ़ता है। सीपी जोशी समझने की आवश्यकता, सीपी जोशी साहब आरएसएस का नाम ले रहे हैं कि आरएसएस तय करता है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कैसे संबंध है, मुझे लगता है इसके बारे में बात ज्यादा मुझे चर्चा नहीं करनी चाहिए। आरएसएस तो एक संगठन है, राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्रवादी ताकत है और राष्ट्रवादी सोच के लोग उस क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में काम करें, आगे बढ़े, इसकी चिंता करता है।
लेकिन आपके यहां तो परिवार के लोग चिंता करते हैं सर उसमें मैं और आता हूं। परिवार RSS का पे भी आता एक हूं और व्यक्ति परिवार पे भी परिवार का मुखिया बैठ करके तय RSS करता है और परिवार पे दोनों पे आता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं तय करते। खुद अमित शाह जी ने फैसला किया था कि 75 साल की उम्र के आदमी को हम टिकट नहीं देंगे। बाबूलाल जी गौड़ को हटाया, सरताज सिंह जी को हटाया वहां पर, और राजस्थान में 75 साल के ऊपर के आदमी को अध्यक्ष बनाया। आरएसएस के कहने से बनाया, भारतीय जनता पार्टी के कहने से नहीं बनाया। इस बात को समझने की आवश्यकता है। एक जेपी साहब, ये जब इन्होंने बात कह दी है तो मुझे एक बात और याद आ गई है। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंच पर खड़े होकर के कहा था, पैराशूट से कोई आया तो कैंची लेकर के डोरी काट दूंगा। पैराशूट से कोई अगर आया तो कैंची लेकर के डोरी काट दूंगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा। एक बार लिस्ट उठा के देख लेना सीपी जोशी साहब, और अपने अध्यक्ष जी को भी दिखा देना। और दूसरी चीज, महिलाओं का नाम यदि टिकट सूची में नहीं हुआ तो मैं उस सूची को फाड़ करके फेंक दूंगा। एक बार उस डस्टबिन को भी चेक कर लीजिएगा या उनको उनकी घोषणाएं याद दिला दीजिएगा। मैं ये बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, कम से कम लांछन लगाने से पहले अपने घर में अपने गिरेबान में झांक करके तो देखिए। सीपी साहब यही सवाल मेरा था कि राहुल गांधी ने जितना अभी तक राजस्थान में जो सभाएं की उनमें दो मुद्दों पर प्रमुखता से बोले हैं। वो या तो राफेल की बात की है उन्होंने, या फिर उन्होंने टिकटों की जब भी बात आई तो अश्योर किया है कि पैराशूटर्स की इस बार दाल नहीं गलेगी। मैं खुद कैंची लेकर बैठा हूं, कोई पैराशूटर अगर उतरेगा, उतारने की कोशिश की जाएगी, उसकी रस्सी मैं खुद काटूंगा। ये बात शायद इतनी प्रमुखता से नहीं उठती, लेकिन राहुल गांधी जी ने जो 2-3 बार ये बयान दिया उसके बाद में ये मुद्दा बन गया। और इस सवाल देना, इस सवाल का जवाब देना आपके लिए चुनौती तो बना हुआ है। मैं इसका जवाब खासतौर पर हरीश मीणा जी के, हबीबुर रहमान जी के उधर आने से। मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं जिसको राहुल गांधी जी के साथ पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के रूप में बिहार में काम करने का मौका मिला, बंगाल में मिला, असम में मिला, नॉर्थ ईस्ट में मिला, इसलिए मैं बताना चाहता हूं। अच्छा शेखावत साहब, मुझे ये समझाइए, कांग्रेस पर तो हम सवाल कर ही रहे हैं, मैंने भी किया, आपने भी किया। जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे थे पीपलदा से आपकी पार्टी के, जो रतनगढ़ से तैयारी कर रहे थे, जो बांदीकुई से तैयारी कर रहे थे, क्या उनको मायूसी नहीं हुई होगी? जिन्होंने 5 साल तैयारी की और आपने बाहर से किसी आदमी को लाकर निश्चित रूप और से वहां हुई एन वक्त पे उतार दिया। निश्चित रूप से हुई होगी। पहला तो मैं आपके साथ और के साथ होना देता हूं कि आपने स्वाभाविक कहा, भी ये है। स्वीकार मैं कह किया। रहा हूं शर्मा साहब, स्वाभाविक भी है। मैंने जैसा अपनी बातचीत के प्रारंभ में भी कहा था कि कार्यकर्ता कई वर्षों तक लगातार परिश्रम करता है, मेहनत करता है, लेकिन पार्टी के व्याप का विस्तार करना और उसके विस्तार करने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए विनेबिलिटी, जो जैसा सीपी जोशी साहब ने कहा था, वो राजनीति में चाहे किसी भी दल में हो, उसमें एक बड़ा कार्य का जो क्राइटेरिया होता है परिस्थितियों के सापेक्ष निर्णय करना। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम किसी भी पैराशूट की रस्सी काट देंगे या पैराशूट को धड़ाम से गिरा देंगे। लेकिन दावे करना, मेरा प्रश्न यह है कि मैं दावा करूं कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, न होने दूंगा, और उसके बाद में धोखा, हमने तो कभी ऐसा। सर आप तो सिद्धांतों की और मूल्य की हमेशा बात करते हैं। सिद्धांत और मूल्यों में अपने आप ये बात आ जाती है कि आप किसी बाहर के व्यक्ति को बुलाने से पहले बात करते हैं और सिद्धांत और मूल्यों पर चलते भी हैं शर्मा साहब। लेकिन हमने कभी इस बात का दावा नहीं किया था कि हम अपनी पार्टी में किसी भी नए आदमी को नहीं आने देंगे। हमने जहां से पार्टी शुरू की, कांग्रेस तो ऐतिहासिक पार्टी है और मुझे लगता है कि इतिहास की तरफ जा रही है, लेकिन हमने जहां से प्रारंभ किया था तब से लेकर के आज तक एक गिन करके हमने जब जो है कुछ उंगली पे गिनने जैसे लोगों से शुरू करके आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी की है। पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आए, कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता के अवश्य रहे होंगे। हमने उनको स्वीकार किया, हमने उनको अपने साथ लिया, हमने उनको ला करके अपनी नीति विचारधारा जो है इन सब के साथ में जोड़ा, और इसी तरह हम इस परिवार का व्याप कर बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहेंगे। अच्छा सर, कांग्रेस पर आप अवसरवाद का हमेशा आरोप लगाते हैं। टोंक में जो आपने टिकट बदला उससे 2 सवाल उभरते हैं। अवसरवाद की बात तो अपनी जगह पर है, अभी आप आरएसएस की और हिंदुत्व की बात आप लोगों ने छेड़ी थी। यह संयोग हो सकता है कि इन दिनों में राम मंदिर को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं, जब से जनवरी में उसका फैसला टल गया है। इस बात की भी चर्चा जो हो रही है वो संयोग हो सकती है कि उत्तर प्रदेश में और गुजरात में आपने एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जिसमें एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। यह भी संयोग हो सकता है कि राजस्थान में भी करीब करीब ऐसा ही होने की तैयारी हो रही थी। लेकिन ये सारे संयोग मिलकर इस बात की तरफ भी क्या ये इशारा करते हैं कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, उससे पहले विधानसभा के चुनाव तो है ही है, उसमें आप हार्डकोर हिंदुत्व के मुद्दे पर भी खड़े होंगे। देखिए, जहां तक राम मंदिर का प्रश्न है, भगवान राम हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो हमारे लिए अस्मिता का प्रश्न है, हमारे लिए श्रद्धा का केंद्र है, आस्था का केंद्र है। यह मंदिर राजनीति का मुद्दा उन लोगों के लिए होता है
जो कभी टोपी लगा करके मस्जिद में खड़े होते हैं, जब गुजरात का चुनाव आता है तब शिवलिंग के दर्शन करने जाते हैं, और चुनाव बीतने के बाद में इनके पार्टी के नेता वो चप्पल और बिच्छू वाली बात कहकर के भगवान शिव का अपमान करते हैं। ऐसे हम लोगों के लिए भगवान राम या राम मंदिर आस्था का प्रश्न है, राजनीति का प्रश्न नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जैसा मैंने अपनी बातचीत के प्रारंभ में कहा कि मैं चुनौती देकर के बात कर सकता हूं कि विकास के मुद्दे पर हम जो है राजनीति कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में इस देश में जितने भी चुनाव हुए हैं, चुनाव विकास के एजेंडे पर हुए हैं, और मूल प्रश्न यह है कि उस विकास के एजेंडे से ये कितना डिट्रैक्ट करने में कामयाब होते हैं। इनकी सारी राजनीति इसी पर टिकी हुई है। ठीक है सर, लेकिन एक बात बताइए, जोशी जी, एक आपके पास आ रहा हूं, एक सवाल मेरा। शेखावत जी ने कहा कि आस्था का प्रश्न है राम मंदिर, तो सर आस्था का फैसला तो कोर्ट करेगा नहीं, आस्था का फैसला तो अदालत सरकार को करना है। आप अगर आस्था के साथ न्याय करना चाहते हैं, चाहे ये हो चाहे आप हो, कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी हमेशा बोलते हैं, मेरे साथ बहस में 10 बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के लोगों ने बोला कि आस्था का मामला है, तो आस्था का फैसला तो कोर्ट नहीं करती ना सर। कोर्ट तो टाइटल जो आपका इश्यू है, राम मंदिर टाइटल डिस्प्यूट है, उसको सेटल करेगा। राम मंदिर के प्रश्न पर पिछले इतने वर्षों से न्याय होना लंबित है, अदालत में, एक उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है। और देखिए, मैं एक बात कहूं कि लोगों के सब्र की एक सीमा है, और कोर्ट उस सीमा को अच्छी तरह से समझता भी है। और वर्तमान में जो जनवरी में फैसला आना है, मैं तो प्रार्थना करता हूं कि वो जनवरी में फैसला आए और भव्य राम मंदिर बने, और ये जो भारतवंशियों का, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे होंगे, किसी भी विचारधारा के होंगे, सीपी जोशी साहब से भी जब अकेले में बात करेंगे तो ये भी ये चाहेंगे कि फैसला आए और भव्य राम मंदिर बने। सर, और ये भी अपने श्रद्धा के सुमन चढ़ाने के लिए वहां जाएं। आप सरकार में हैं, आप प्रार्थना से आगे भी कुछ कर सकते हैं। सीपी जोशी साहब, मुझे तकलीफ यह है कि गजेंद्र सिंह जी या जितने यहां पर वकील बैठे होंगे, सिविल सूट चल रहा है टाइटल का। कोई आदमी प्रदेश में बिना टाइटल के मकान नहीं बना सकता है, बाकी वो अवैध मकान कहलाता है। इनको भी मालूम है कि सिविल सूट का जब तक फैसला नहीं होगा तब तक मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता, ये सबको मालूम है। उसके बाद ये बात कहना कि हम अध्यादेश ला रहे हैं, ये पूरी पॉलिटिक्स है। कांग्रेस पार्टी ने ही वहां पर ताला खुलवाया था, राजीव गांधी जी ने, कोई अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं खुलवाया। हमें ज्ञान नहीं दिया भगवान राम के बारे में क्या कहना है। हम ये कह रहे हैं कि सिविल सूट का टाइटल सुप्रीम कोर्ट में फैसला होना है। जिस दिन टाइटल का फैसला होगा भव्य मंदिर बनना चाहिए। पर ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है कि आपको मालूम है टाइटल क्लियर नहीं हुआ और अध्यादेश लाएंगे? ये कानून में इसकी कोई जगह है क्या? कोई इसमें कोई कानून में एक्सटेंड करेंगे? कम से कम सीपी जोशी साहब ने, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि सीपी जोशी साहब के लिए एक बार जोर से ताली बजाएं कि वो इन्होंने ये माना तो है कि भव्य राम मंदिर बने, आपको भव्य राम मंदिर बने। वरना इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जाकर के ये बात कहते हैं लोगों के सामने कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी। मंदिर भी कांग्रेस पार्टी बनाएगी और कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री बनाएगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं बना सकती। ये वोट लेने की बात कर सकती है। हम आज कह रहे हैं कि टाइटल का फैसला होने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। सिविल सूट चल रहा है, आप वकील पढ़े लिखे हुए हैं, सिविल सूट का फैसला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं हो तब तक प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, बहुत विस्तार से आपसे चर्चा हुई और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं। हाँ बिल्कुल, आपके बहुत सारे सवाल हैं अभी जो आपको करने हैं। मंच पर जो मंचस्थ अतिथि होंगे अभी कुछ देर बाद, उन तक भी आप अपने सवाल रख पाएंगे। आने वाले सेशंस में आप अपने सवाल यहां ला सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गजेंद्र सिंह शेखावत साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमको समय देने के लिए। जोशी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।